हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया बायोमोलिक्यूल में हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल में हमने एक लेक्चर देख लिया है। पिछली क्लास में हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन तक यहाँ तक हमने पढ़ा था। हम यहाँ पर एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, हर एक लाइन का मतलब देखते चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आने के चांसेस, एनसीईआरटी के बाहर से आने के चांसेस एकदम न के बराबर है, ठीक है। तो देखना जरा कि ग्लूकोज में बहुत सारी बातें हमने कर ली है। अब छोटा सा पॉइंट और इसमें बाकी है जो कि इसके स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार छोटी सी चीज में और बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। फिर मैंने कहा कि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज शुगर है ना। फिर जो है वो इसमें सारी रिएक्शन, हमने जो भी रिएक्शन देखी, एन हेक्सेन हमने बनाया, रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन करवा के, हमने जो है ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाई, ग्लूकोज पर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन। इन सब रिएक्शन से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड होगा और इसमें जो वो 4 इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होंगे और इसमें एक लास्ट में टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप होगा, प्राइमरी ग्रुप होगा, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होगा, है ना। 4 इसमें क्या है, कायरल कार्बन है टोटल। इस तरीके से ये 4 कायरल कार्बन अपने पास हो गए। और फिर जो वो 4 कायरल कार्बन है, इन चारों कायरल कार्बन में अगर आप देखोगे टोटल इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो 2 की पावर n 2 की पावर 4 कितने 16 इसके क्या बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखिएगा जरा कि इन्हीं 16 आइसोमर की बात हम करने वाले हैं, मतलब इन्हीं में से हमें ग्लूकोज में क्या करना। देखो हर एक कार्बन पर हमने देखा कि क्या है, एक एक OH है। अब देखना कि उसी OH की पोजीशन के बेसिस पर अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाए, हालांकि बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर बन सकती है। HOH ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर होती है HOH, ये है अपने पास, दिस इज OH। इसको मैं दोबारा बना देता हूं कि एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर निकल के आती है उन्हीं 16 आइसोमर में से, ठीक है। यह है भैया HOH, यहाँ है OH H H OH और यहाँ पर है HOH और यह है CH2OH। देखो जरा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं भैया डी ग्लूकोज। ये आप ये मानो ये ग्लूकोज की सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, सबसे स्टेबल आइसोमर ग्लूकोज का ये वाला ही होता है, जो भी 16 आइसोमर अभी मैंने बताए थे उसमें से, है ना। अब इसको डी क्यों बोलते हैं, ये इस पर हम अभी आएंगे। तो ये तो है भैया अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर C6H12O6। हमने अभी ये देखा था, मतलब पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि भैया जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम Br2 वाटर से, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। और ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसका जो ये CHO ग्रुप है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOH में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया COOH में और यहाँ पर आया क्या, CH2OH, ठीक है। और यहाँ पर है अपने पास HOH OH H H OH H और ये क्या है OH, है ना। तो आप देखो कि अगर ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं Br2 वाटर के साथ, तो केवल और केवल CHO जो है वही क्या होता है, चेंज होता है, बाकी सारे ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे। तो केवल और केवल CHO जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास इस सैक्रिक एसिड की भी आएगी। तो सैक्रिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, इसके साथ ये जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड में भी बीच वाले जितने भी ग्रुप है ना अपने पास, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, HOH या OH, क्योंकि भैया इन पर तो कोई रिएक्शन हुई नहीं ना। रिएक्शन तो कहां पर हुई, इस प्राइमरी अल्कोहल वाले पर रिएक्शन हुई थी तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड पर रिएक्शन हुई तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में यही चीज लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है कि द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडीफाइंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो है ना, ये
बहुत सारी स्टडी करने के बाद, अलग अलग जो है वो तरीके की स्टडी करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला कि जो ग्लूकोज है उसमें जितने भी OH ग्रुप है उनका एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो है वो ये वाला होता है। ठीक है, कहने का मतलब 16 आइसोमर है, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, ये आपको ये मानना है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट, ये वाला जो ग्लूकोज है ना। तो अगर ये ग्लूकोज है तो ये वाला क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। सेम टू सेम देखो, वो का वो अरेंजमेंट यहाँ ग्लूकोनिक एसिड में मिलेगा आपको, बीच वाले चारों OH का, और वो का वो जो है वो सेम टू सेम आपको कहां पर मिलेगा, सैकरिक एसिड में भी यही मिलेगा। तो ये हुई अपने पास एक बात। ठीक है, फिर देखना थोड़ा सा हम इसी पर और आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पर अपन चले तो ये रहा अपना नेक्स्ट पेज, देखिएगा। अब आते हैं हम यहां पर, है ना, जो एक छोटा सा पॉइंट है ना अपने पास D और L नोमेनक्लेचर का, DL नोमेनक्लेचर का, देखना जरा कि कंडीशन ऐसी है कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज। अब यार ये देखो D और L नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, है ना। एक तो हमारे पास देखो D और L, स्मॉल d और स्मॉल l होता है। ठीक है, स्मॉल d और स्मॉल l। स्मॉल d का मतलब, अच्छा स्मॉल d बोल दो या फिर प्लस बोल दो, स्मॉल l बोल दो या फिर माइनस बोल दो, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और इसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों होते हैं भैया जी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अगर आपने जो है वो आइसोमेरिज्म पढ़ी है, आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हम बोलते हैं ना कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो हो कोई दाईं ओर घुमाता है, कोई बाईं ओर घुमाता है, हम जो है वो एक पोलरियोमीटर लेते हैं, इसमें से जो पास करवाते हैं, तो PPL जो है वो या तो इस तरीके से रोटेट हो जाता है दाईं ओर, या फिर जो इस तरीके से रोटेट हो जाता है बाईं ओर। अगर दाईं ओर घूमता है तो इसको स्मॉल d बोल देते हैं, और बाईं ओर घूमता है तो इसको स्मॉल l बोल देते हैं। क्लॉकवाइज घूमेगा तो d, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो l। ये हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म में, आपने पढ़ा होगा। तो ये तो जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन को बताते हैं, स्मॉल d स्मॉल l, प्लस और माइनस, ये सारे के सारे किसको बताते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन को बताते हैं। ठीक है, लेकिन भैया यहां पर जो कैपिटल D और कैपिटल L है ना, ये ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है ना। एक तो कैपिटल D लिखा है, कैपिटल L लिखा है। कैपिटल D और कैपिटल L ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये वाली जो चीज होती है कैपिटल D और कैपिटल L की, ये जो है वो आप थ्योरेटिकल बोल सकते हो इसको, थ्योरेटिकल। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जो ये आइसोमेरिज्म में भी जो है वो आप पढ़ते हो कि भाई यहां पर होता ये है कि जनरली हम कैपिटल D कैपिटल L, जैसे GI है ना, GI में नोमेनक्लेचर के लिए हम सिस ट्रांस काम में लेते हैं, या EZ काम में लेते हैं, या सिन एंटी काम में लेते हैं GI में नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, ऐसे ही OI में नोमेनक्लेचर के लिए जो है वो हम यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, OI में भी कार्बोहाइड्रेट और जो एमिनो एसिड है उनमें जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम DL नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं, है ना। इसके अलावा RS नोमेनक्लेचर भी हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ DL नोमेनक्लेचर जो है वो एक तरीके से कायरल कार्बन के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो इंडिकेट करता है। अब कैसे DL नोमेनक्लेचर हम करते हैं, तो एक कंपाउंड है हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना कि ये जनरली कार्बोहाइड्रेट, DL नोमेनक्लेचर कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के लिए काम में लिया जाता है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान दो जरा, पिछली क्लास में इस कंपाउंड की बात करी थी। 3 कार्बन का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है और इसको हम ग्लिसर एल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ग्लिसर एल्डिहाइड होता है। एक तो ये कार्बन कायरल है, तो कायरल कार्बन का ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। तो एक तो ये है अपने पास, एक ये वाला कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों में सब कुछ सेम है, बस खाली ये ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है दोनों में। तो यहां पर क्या है ना कि भैया अगर इसमें जो OH है वो अगर राइट हैंड साइड में है तब तो इसको हम बोलते हैं D, तो ये तो है D ग्लिसर एल्डिहाइड। और अगर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम बोलते हैं L, ये है भैया L ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड।
तो ये हमारे पास होता है डीएल नोमेनक्लेचर। तो कैपिटल डी कैपिटल एल ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है इनका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और स्मॉल डी स्मॉल एल या प्लस या माइनस वो ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में है, वो ऑप्टिकल रोटेशन को इंडिकेट करते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना कि ग्लूकोज के केस में हमें पता है यार, ग्लूकोज में तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में आ जाए तो आपको क्या करना होता है, लास्ट कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम बताते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक एग्जांपल के लिए अभी हमने देखा यार, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये है HOH, ये OH H, ये है H, ये OH, ये HOH और ये है CH2OH, ठीक है। यही है ग्लूकोज 1 2 3 4 5 एंड 6, यही ग्लूकोज है अपने पास। अब इसमें लास्ट कायरल कार्बन देखो जरा, जो सबसे नीचे कायरल कार्बन है, जो सबसे लोवेस्ट या नीचे की तरफ जो कायरल कार्बन है वो ये वाला है। तो इस कायरल कार्बन पर देखो जरा कि OH किस तरफ है, इसका OH जो वो राइट साइड में है, तो इसलिए ये क्या है, D और ये है ग्लूकोज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। अगर मान लो इसी का OH आप ऐसे बना दो, ये है CHO, यहाँ H, ये OH, यहाँ है OH, ये है H, ये H, ये है OH, ये H, यहाँ आ गया OH H, इसको आप ऐसे बना दो। लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ हो गया अपने पास, यहाँ सबसे नीचे की तरफ जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो इस बार OH इस तरफ है, तो ये हो जाएगा एल ग्लूकोज। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एल ग्लूकोज जो है ना वो नेचर में नेचुरली नहीं मिलता है ना, तो नेचुरली डज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि जो डी ग्लूकोज के या ग्लूकोज के जो 16 आइसोमर है ना, उनमें से ही ये एक आइसोमर है, लेकिन हम जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोमर की बात करते हैं। ये वाला सबसे स्टेबल है, ये वाला जो नेचुरली नहीं मिलता आपको, तो इसलिए हम कहीं पर भी एल ग्लूकोज की बात नहीं करेंगे। तो ये जो है वो कंक्लूजन क्या है, सबसे पहली बात कि भैया कैपिटल डी कैपिटल एल ये क्या बताते हैं, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी जो है वो एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो भी हम देख लेंगे। स्मॉल डी स्मॉल एल है ना, स्मॉल डी की जगह प्लस भी लिखा हो सकता है, स्मॉल एल की जगह माइनस भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या बताते हैं आपको, ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बताते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ये एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल चीज है कि यार पीपीएल को कौन दाईं ओर घुमाएगा, कौन बाईं ओर घुमाएगा, कौन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये वाली चीज तो एक्सपेरिमेंटल ही होगी ना। ये पूरे पैराग्राफ में यही सारी चीजें दी हुई है। डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में इससे ज्यादा आपको जो है वो पढ़ना है तो ये अपने लेवल पर, अपने नीट और जेई के लेवल पर खाली इतना ही है ना। एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ये काम में लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो अपने सिलेबस में और ज़्यादा नहीं है। हालांकि हायर स्टडीज़ में जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पर पूछा जाता है, डिटेल में भी आता है, लेकिन अभी हमें इतना ही पढ़ना है। आओ ज़रा कि एनसीईआरटी इस सब के बारे में, इन सब के बारे में क्या बोलती है। तो यहाँ देखिएगा कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज, इसको डी, अब ये देखो ये डी तो क्या है, ये वाला डी तो है जो कि रोटेशन को बता रहा है। क्यों? क्योंकि OH जो है वो किस तरफ है, लास्ट कायरल कार्बन का OH जो है वो राइट साइड में है। प्लस, अब यार ये प्लस, अब प्लस क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन को बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। तो ये प्लस जो है, ये वाला तो जो है वो क्या है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, ये वाला क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। आगे देखो, द डी कैपिटल डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर बनाएगा तो कैसे भी बना देगा, फंसा देगा, स्टेटमेंट आएंगे यहां से, कोई रिएक्शन या न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है। It should be remembered that capital D and capital L have no relation with the optical activity. इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, दे आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल और कुछ नहीं है, स्मॉल डी का मतलब प्लस है, स्मॉल एल का मतलब माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता ना तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये लिवो रोटेटरी हो जाता और इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आगे बोल रहा है कि द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो अब आगे इसी को डिस्क्राइब कर रखा है।
The letters capital D, capital L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound, configuration of which is known. ठीक है, वही बात रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। यार हमें ये पता है कि जैसे अभी हमने ग्लिसर एल्डिहाइड की बात करी ना, ये CHO है, ये OH है, H है, एक तो हमारे पास ये कंपाउंड है, एक हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, OH इधर आ गया, H CH2OH। अब दोनों कंपाउंड नोन है तो इनको अलग कैसे करें, अलग कहाँ अलग है, तो ये इस किरेल कार्बन या कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में अलग है। एक के लिए D बोल दो तो रिलेटिवली दूसरा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये कैपिटल D कैपिटल L है। In the case of carbohydrate, this refer to their relation with a particular isomer of glyceraldehyde। ये वही ग्लिसरल्डिहाइड का ही इसने क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लिसरल्डिहाइड contains one asymmetrical carbon atom and exists in two enantiomeric form। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर। देखो इनेंशियोमर तो मिरर इमेज होते हैं, एक अभी हम आगे पढ़ेंगे एपीमर, एक पढ़ेंगे एनोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब ग्लूकोज को और ज्यादा हम जो है वो पढ़ेंगे, ग्लूकोज की अल्फा बीटा की स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। फिर आगे आपको क्या बोल रखा है कि प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, हैज डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला प्लस आइसोमर जो है वो इसको प्लस आइसोमर। अब ये प्लस कहां से आया, ये तो प्लस जो है ना, ये तो क्या है, ये तो जो वो एक्सपेरिमेंटल है कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक तरीके से ग्लिसरल्डिहाइड को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो दाईं ओर घुमाएगा। और हम जो भी डीएल नोमेनक्लेचर लेते हैं वो ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड में जैसे OH इस तरफ है, जिसमें OH इस तरफ होगा वो D हो जाएगा, जिसमें OH इस तरफ होगा वो L हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि इसका प्लस आइसोमर जो है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D होता है। कहने का मतलब ग्लिसरल्डिहाइड का वो आइसोमर जो PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कैपिटल D है। ठीक है, इट मींस that when its structural formula is written on paper following specific conventions which you will study in higher classes, the OH group lies on the right side in the structure। OH right side में होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल D बोल देंगे। all those compound which can be chemically correlated to D plus isomer of glyceraldehyde are set to D configuration, whereas those which can be correlated to L या minus isomer of glyceraldehyde are set to L configuration। वही बात है, DL नोमेनक्लेचर को हम ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। तो ग्लिसरल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है ना, CH2O है। देखो ये वाला ग्रुप है CH2, है ना, OH H CH2OH, है ना। और वो लास्ट कैराइल कार्बन का कंसेप्ट क्या बताया था अभी, कि लास्ट कैराइल कार्बन आप जब ग्लूकोज का देखोगे, ये CHO है, ये आया H, ये OH, ये OH H H OH H OH, और ये क्या है, ये है CH2OH। अब देखो लास्ट कायरल कार्बन क्यों लेते हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है, बस ऊपर CHO है, यहां पर ऊपर कुछ भी होगा, बस लास्ट कायरल कार्बन का, कि अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन आए कार्बोहाइड्रेट के केस में तो लास्ट कायरल कार्बन क्यों देखते हैं, क्योंकि वो ग्लिसरल्डिहाइड के से मैच कर रहा है। और डीएल नोमेनक्लेचर हम ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। फिर आगे आपको बोल रहा है इन L आइसोमर OH ग्रुप इज on left hand side as you can see in the structure for assigning। ये जो है वो अपने पास जो वो एक तरीके से क्या है, L, और इधर वाला क्या हो गया, D हो गया। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। थोड़ा सा हम आगे वाले पेज की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। ये लो जी, नेक्स्ट पेज अपने पास ये है, यहाँ पर देखना क्या लिखा है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इट इज द लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, ठीक है, विच इज कंपेयर्ड। क्या मोनोसेक्राइड के केस में क्या होगा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, और एक से ज्यादा कायरल कार्बन के केस में आपको लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। ये था डी ग्लिसरल्डिहाइड, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट जब हमने बनाया, जब हमने ग्लूकोज को देखा तो ग्लूकोज में ये वाला जो ग्रुप है वो आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट कायरल कार्बन पर या लोवेस्ट कायरल कार्बन पर, सबसे नीचे बॉटम पर मिलेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे जस्ट ठीक ऊपर वाला कायरल कार्बन देखना है। तो इसमें ऊपर वाले कायरल कार्बन पर OH जो वो इस तरफ है, तो ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज हो गया, ये प्लस डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये प्लस वाला तो एक्सपेरिमेंटल है, ये वाला थ्योरेटिकल है। फिर आगे आपको ये बोल दिया कि एज इन प्लस ग्लूकोज OH ऑन द लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन इज ऑन द राइट साइड विच इज कंपेयर
कंपेरेबल टू द प्लस डी ग्लिसराइड, इन दोनों को हम कंपेयर करके इसको क्या बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं। ये आपको लिखा गया है यहां पर। सो प्लस ग्लूकोज इज असाइंड डी कॉन्फिगरेशन, other asymmetric carbon atoms of glucose are not considered for this comparison। बाकी के जो कार्बन है ना, हमें केवल लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, बाकी के कार्बन नहीं चेक करने। ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरल्डिहाइड इज रिटन इन ए वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ठीक है, इज ऑन एट द टॉप। अच्छा, ये लाइन बहुत जरूरी है ना। इस लाइन का मतलब ये है, देखो कि जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो केवल और केवल सही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर ही लागू होता है। अब यार, ये सही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कब है? कहने का मतलब डीएल नोमेनक्लेचर ये तभी लागू होगा जब वो कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा वो सबसे टॉप पर हो। जैसे यहां पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन, डीएल नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा, यहां इसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दो, जैसे मान लो किसने कहा कि सर एक काम करो ना, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, HOH, अब बताओ ये D है कि L है ना। यहां DL हम नहीं बताएंगे, है ना, कि CHO नीचे की तरफ हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे जल्दी जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के केस में, वो कार्बन टॉप पर होना चाहिए, तभी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सही होगा, तभी डीएल नोमेनक्लेचर डिफाइन होगा। इस कंपाउंड में डीएल नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको डीएल इसमें बताना है तो पहले इसको सही करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, इसमें 2 बार स्विच करवा के इसको सही करना पड़ेगा। ये सारे आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि डीएल नोमेनक्लेचर जो वो तभी डिफाइन होगा जब जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से हो रहा है वो कहां पर हो, टॉप पर हो। या आप यूं मानो कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीएल नोमेनक्लेचर तभी हम लिख सकते हैं जब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग 1 नंबर कार्बन जो है वो सबसे ऊपर हो। जैसे आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करूं तो 1, 2 एंड 3 नाम लिखने के लिए ये तो नंबरिंग करोगे ना, तो 1 नंबर कार्बन कहां होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। जैसे आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये नंबरिंग आएगी। 1 नंबर कार्बन कहां है, टॉप पर है। इसी लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये लाइन क्या है, वापस से देखो जरा कि फॉर दिस कंपैरिजन आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरल्डिहाइड इज रिटन इन ए वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट टॉप। तो या तो आप ऐसे बोल दो कि जल्दी ऑक्सीडेशन, जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन सब जल्दी होगा वो सबसे टॉप पर होना चाहिए, या आप ऐसे बोल दो कि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग 1 नंबर कार्बन सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी डीएल नोमेनक्लेचर सही माना जाएगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है एनसीईआरटी में जो भी डीएल नोमेनक्लेचर है, ये वैसे आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वहां पर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में यहां दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर इसको समझ लिया है, ठीक है। हाँ, तो भाई ये है अपने पास डीएल नोमेनक्लेचर। अब देखना कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इसी में हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है, वो है भैया ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखना कि होता ये है कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जस्ट अभी हमने देखी कि ग्लूकोज जो वो इस फॉर्म में रहता है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है कि जो आप ये बोल सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप की स्पेसिफाइड रिएक्शन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप अगर होगा तो वो रिएक्शन वहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन भैया ग्लूकोज जो है ना, वो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हुए भी ग्लूकोज ये सारी रिएक्शंस नहीं देता है। अब देखना जरा कि कौन सी रिएक्शंस है ऐसी। तो आप देखो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हम बात करने वाले हैं किसकी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भैया जी बात ऐसी है कि देखो एल्डिहाइड है ना, ये है अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप। हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3, हमने NaR रिएक्शन में ये पढ़ा है। तो NaHSO3 के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर जो है ये रिएक्शन काम में आती है प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, है ना। जो कार्बोनिल कंपाउंड का प्योरिफिकेशन है वो हम इस मेथड से करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके का एक हमारे पास जो है वो पहले सॉल्ट बनता है ना, SO3H, ये इस तरीके का एक सॉल्ट बनता है। और ये जो सॉल्ट है ना अपने पास, ये क्रिस्टलाइन होता है, तो इसको अलग कर लेते हैं हम, और रिएक्शन काम में आती है कार्बोनिल के प्योरिफिकेशन के लिए। अब ग्लूकोज में भी हमें पता है, ग्लूकोज क्या है, एक एल्डो हेक्सो शुगर है, तो ग्लूकोज में भी ये वाला ग्रुप है और ग्लूकोज में ये वाला ग्रुप है, तो ग्लूकोज NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होनी चाहिए ग्लूकोज की। लेकिन भैया ये देखा जाता है कि ग्लूकोज NaHSO3 के साथ किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो देखना क्यों नहीं करता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो यही कह रहा है, देखो, और ये चीज जो है ना वो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि ग्लूकोज जो है वो उसका CHO ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है,
उसका CHO ग्रुप जरूर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है या इंट्रक्शन किया हुआ है। वो जो CHO ग्रुप है, वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो जरूर इंट्रक्शन करके किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है। तो आप देखो क्या लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड most of its properties but the following reaction and fact could not be explained by the structure। जो ग्लूकोज की अभी हमने स्ट्रक्चर देखी है ना, कि भाई ये वाली जो स्ट्रक्चर हमने देखी ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर या ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की ज्यादातर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। इस स्ट्रक्चर से ग्लूकोज की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन ये कुछ एक इंडिविजुअल रिएक्शंस है जो कि यहां से जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती है। उनमें जो है वो सबसे पहला, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव्स शिफ्ट टेस्ट। अब देखो यार, एनसीईआरटी में शिफ्ट टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है कि शिफ्ट टेस्ट होता क्या है ना। अब ये तो लिख दिया कि ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। एक तो होते हैं शिफ्ट बेस, दिस इज नॉट शिफ्ट बेस, ये शिफ्ट बेस नहीं है, ना ही ये शिफ्ट बेस के बारे में है। शिफ्ट बेस तो कब बनते हैं? जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन के साथ करवाते हैं तो शिफ्ट बेस बनता है। ये हमने NAR रिएक्शन में पढ़ लिया है ना। लेकिन भैया ये शिफ्ट बेस नहीं है, ये शिफ्ट टेस्ट है। क्या होता है अभी बात करेंगे। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होते हुए भी ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, पहली बात। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। मैंने कहा ना कि ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। भैया करना तो चाहिए, CHO ग्रुप तो है ग्लूकोज में, तो रिएक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो भैया ये हमें इससे पता चलता है कि ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ये रिएक्शन किया होता है, वो अभी हम बात कर लेंगे। अब देखना कि यहां पर जो है वो हमारे पास एक चीज आई है, वो है क्या? शिफ्ट टेस्ट। अब यार ये शिफ्ट टेस्ट क्या होता है देख लो जरा, कि शिफ्ट टेस्ट बहुत ही आसान सा काम है भैया। देखो शिफ्ट टेस्ट होता क्या है। पहली बात तो ये है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है भैया कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो पैरा रोजा एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, है ना। ये एक रिएजेंट होता है, इसको मेजेंटा डाई बोलते हैं, मेजेंटा डाई, ठीक है। और इसका कलर भी कैसा होता है? मेजेंटा कलर होता है ना। तो ये एक कंपाउंड जो है वो हमने यहां पर मेजेंटा डाई ले रखा है, मेजेंटा डाई, ठीक है। और यहां क्या होगा ना, इसमें आप एल्डिहाइड मिलाओ, तो जैसे ही इसमें एल्डिहाइड मिलाओगे तो एल्डिहाइड मिलाते ही ये जो मेजेंटा कलर है ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि ये एल्डिहाइड का ही टेस्ट है, तो एल्डिहाइड मिलाते ही जो उसका कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस हो गया तो जो है उसका मतलब एल्डिहाइड आपने मिलाया। और फिर वापस से अगर इसमें SO2 आपने पास करवा दी, तो SO2 पास करवा दे तो वापस से इसका कलर हो जाएगा कैसा? मेजेंटा कलर वापस से अपीयर हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, हमें पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड होते हुए भी ये टेस्ट नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है, ये तो समस्या है ना। तो ये हमें समझना है कि आखिर क्यों नहीं देता है, क्योंकि एल्डिहाइड का टेस्ट है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता है। क्या कारण है नहीं देने का, ये हम समझेंगे अभी। दूसरा देखो कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। कि यार ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है ना, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट का मतलब है, अभी हमने जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जब प्रेडिक्ट करी थी, है ना, तो पेंटा एसीटेट बनाता हमने जो एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, है ना, ग्लूकोज की, तो H यहाँ आया OCOCH3, टोटल जो तरीके से जो 5 जगह पर एसीटेट बना था। तो अब इसमें जो इस तरीके से आगे जो रिएक्शन हो रखी है और ये पेंटा एसीटेट बना हुआ है। भैया CHO ग्रुप तो है, और CHO ग्रुप है तो आगे जो वो हाइड्रोक्सिल एमीन, हमें ये पता है कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है ये नाइट्रोजन, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ एडिशन एलिमिनेशन इस तरह की रिएक्शन देते हैं। H2O बाहर होगा और H2O बाहर होकर जो वो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। ये लो, अब ग्लूकोज अगर इंडिविजुअल है तब तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसका पेंटा एसीटेट ऑक्साइम का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इससे भी पता चलता है कि ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है ना,
वो फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड रिएक्शन। फिर ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये लाइन देखना जरा कि चलो यार ये भी मान लिया हमने, है ना। अब ग्लूकोज जो है ना, ये है कि अपने पास ग्लूकोज का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का आपने क्रिस्टलाइजेशन करवाया, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर पर करवाया। एक तो करवाया 303 केल्विन पर, ठीक है। एक इसी का क्रिस्टलाइजेशन आपने करवाया, क्रिस्टलाइजेशन यहां पर आपने करवाया 371 केल्विन पर, है ना। अब यार यहां पर कंपाउंड बना, एक ए कंपाउंड बना, एक बी कंपाउंड बना। अब था तो ग्लूकोज ही, ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, तो क्रिस्टलाइजेशन से ग्लूकोज मिलना चाहिए, मिलेगा ग्लूकोज ही। लेकिन यह देखा गया कि जब 303 केल्विन पर आप ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करवाते हो तो यहां एक कंपाउंड बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, और जब 371 पर आप अगर क्रिस्टलाइजेशन करवाते हो तो यहां कंपाउंड बनता है एक बीटा डी ग्लूकोज। ये दो अलग अलग कंपाउंड बने। अब दोनों कंपाउंड अलग अलग है, इसका कैसे पता चला? तो देखा गया कि यार ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट ये है 419 केल्विन, 419 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो इससे थोड़ा सा अलग था, 423 केल्विन। अब यार एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं हो सकते ना। तो इससे पता चला कि ग्लूकोज के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है जिसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों जो वो अलग अलग टेम्परेचर पर ऑब्टेन किए जाते हैं। किससे? अल्फा डी मतलब डी ग्लूकोज से। आप जो हो इनको दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन करवा के इनको बना सकते हो। ये वाला बनता है 303 केल्विन पर अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा 371 केल्विन पर बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गई, और दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो यार जरूर जो है ना ग्लूकोज। अब अगर आप केवल एक CHO ग्रुप को फ्री मानोगे कि CHO ग्रुप फ्री फॉर्म में है, तब तो इसकी ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। तो अगर जो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका मतलब जरूर CHO, पक्का ये कंफर्म है कि CHO ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, CHO ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं होता है। तो इन तीन पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज जो है उसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो चलते आगे क्या कहता है ये, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, दूसरा द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज दूसरा पॉइंट कवर कर लिया, तीसरा पॉइंट ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, ये ध्यान में रखना, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, which are named as alpha and beta, the alpha form of glucose, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419। भैया यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता और कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहां से कि यार अल्फा का 419 था या फिर बीटा का 419 था, 423 किसका था, 303 पर कौन सा मिल रहा था, 371 पर कौन सा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। is obtained by crystallization form concentrated solution of glucose at 303। अल्फा वाला जो है ना, देखो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए दोनों ही चीजें कम है ना। दो टेम्परेचर हो गए 303 केल्विन, 419 केल्विन, है ना, और दूसरी तरफ 371 केल्विन और 423 केल्विन। भैया बीटा के लिए दोनों ही चीजें ज्यादा है, अल्फा के लिए दोनों ही चीजें कम है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। अल्फा के लिए दोनों चीजें कम है, कहने का मतलब कम टेम्परेचर 303 केल्विन पर तो जो क्रिस्टलाइजेशन से बनेगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 419 केल्विन। और दूसरी तरफ जो है वो अपने पास ये जो है, सॉरी मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं बार बार, दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मैंने जो है वो गड़बड़ कर दी, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो और दूसरी तरफ जो है वो बीटा, तो बीटा के लिए जो वो 371 केल्विन पर ये ऑब्टेंट होगा क्रिस्टलाइजेशन से, और जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कितना है 423 केल्विन, ठीक है। फिर आगे आपको बोला व्हाइल द बीटा फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट इसका देर का 423 केल्विन इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एट 370। देखो वैसे तो एनसीईआरटी है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से जो है स्टेटमेंट बना दिया कि क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कोल्ड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो यहां पर हॉट होता है सैचुरेटेड, दोनों ही अल्फा और बीटा दोनों हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही आपको मिलते हैं। और ध्यान रखना क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें पहले गर्म करना ही पड़ता है। अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपको नहीं पता है, आपको नहीं आता है, या आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके के सब्सटेंस को क्रिस्टलाइजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं,
तो आप पीओसी वाला प्लेलिस्ट में जाके प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो कंपाउंड है ना, जो क्लासेस है वो जाके देख सकते हो। और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में पक्का क्वेश्चन आएगा, जेई के हर पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, इस बार जेई मेंस के हर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो जरा कि चलो ये तो हो गया, अपने पास 3 पॉइंट है, इन्हीं 3 पॉइंट से हमें ग्लूकोज का पता चलता है कि ग्लूकोज की क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है बात? अब देखना है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बनानी कैसे है, हमें ये समझना है कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो आप ये समझो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूं, CH2OH, ये H OH OH H H OH H OH, ये है भैया हमारे पास क्या, डी ग्लूकोज, ये तो हो गया डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो कि अगर आप नंबरिंग कर दो तो 1 2 3 4 5 एंड ये है 6। ठीक है, यहां देखो कि यार अपने पास जो है कौन सा ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप को मैं यू लिख सकता हूं, OH, ये डबल बॉन्ड O और ये H, ये एक नंबर है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो हमें ये पता है, देखना जरा कि जो एल्डिहाइड है और जो एल्कोहल है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और क्या बनता है, एसिटेल, हेमी एसिटेल का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का तो 1 नंबर कार्बन और भैया इसका 5 नंबर कार्बन, इन दोनों, ये तो क्या है, ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये वाला क्या है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, पहले हेमी एसिटेल बनेगा और आगे एक्सेस में हो तो क्या बन जाता है, वो एसिटेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां देखो रिएक्शन कैसे होगी, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। रिएक्शन जो है वो, हालांकि कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन NaR का एग्जांपल है, अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं ROH, है ना, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ आएगा R, यहाँ एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, OR, हेमी एसिटेल का फॉर्मेशन ऐसे होता है, हेमी एसिटेल। ठीक है, और आगे अगर यहाँ पर जो अपना अल्कोहल है वो एक्सेस में है तो वापस से हर ये OH भी जो OR में कन्वर्ट हो जाएगा, हेमी एसिटेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब देखो जरा कि इसका 1 और 5 के बीच में रिएक्शन होगी, और 1 और 5 के बीच में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी, ये देखना जरा कि ये आएगा OH, मतलब ये H जो है ना, ये H, ये यहां से हटेगा, इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो OH या H। बाकी सारे कार्बन जो है वो एज इट इज रहेंगे, ये H है, ये OH है, ये OH है, ये H है, ये H है। ठीक है, ये OH है, और फिर 5 नंबर कार्बन पर इंटरेक्शन हुआ, ये इस तरीके से, ये H, और लास्ट में जो है ये आया CH2OH। ये लो जी, ये कंडीशन है। अब इस वाले में देखो जरा कि इस वाले में आपको ये ही ध्यान में रखना है कि ये जो कंपाउंड है ना, इसमें OH इस तरफ है। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन था और OH की पोजीशन किस तरफ है, दाईं ओर है। ठीक है, तो OH जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिफरेंस केवल यही आएगा कि OH और ये H, बाकी सारे कार्बन एज इट इज होंगे, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, OH, ये H, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। ये है भैया अपने पास साइक्लिक हेमी एसिटेल, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कंडीशन। ठीक है, अब भाई देखो जरा कि OH अगर RHS साइड में है ना, राइट हैंड साइड में है, तब तो इसको बोल दो अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो है अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोल दो आप बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो बस इसी OH की पोजीशन के बेसिस पर, कि 1 नंबर कार्बन पर जो OH जुड़ा है ना, उस OH की पोजीशन के बेसिस पर ग्लूकोज हमारे पास कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का हो गया, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में OH जो वो किधर होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा, RHS की तरफ होगा। बीटा डी ग्लूकोज में किस तरफ होगा, LHS की तरफ होगा। बस केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। और अब इन दोनों में खाली 1 नंबर कार्बन पर डिफरेंस है ना, 1 नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। और भैया अगर ऐसा है तो इस 1 नंबर कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और ये दोनों जो है अल्फा डी और बीटा डी, इन दोनों को हम बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स, एक वर्ड होता है एपीमर,
एपीमर का मतलब अभी मैं समझाऊंगा एपीमर क्या होता है। एनोमर का मतलब होता है कि भैया एक नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, और ये एक नंबर कार्बन वास्तव में कार्बोनिल का कार्बन होता है ना। ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन में अगर डिफरेंस आता है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हेमी एसिटाइल बनाता है, साइक्लिक हेमी एसिटाइल बनाता है, और वहां डिफरेंस आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, एनोमर। एपीमर अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? मेरे ख्याल से चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है देखना जरा, कि द बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज। के भैया ये जो बिहेवियर है ना, ये तीनों पॉइंट, कि यार ग्लूकोज NaHSO3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, शिफ्ट टेस्ट क्यों नहीं देता है, पेंटा एसीटेट जो वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है ना, ग्लूकोज के दो फॉर्म क्यों है, अल्फा और बीटा क्यों बने, ये सारी चीजें हम केवल ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यही है कि जरूर ग्लूकोज के 1 और 5 नंबर कार्बन के बीच में रिएक्शन हुई। अच्छा यार, 5 के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्यों ही, है ना। यहां पर जो है वो 1 और 6 के बीच में क्यों नहीं रिएक्शन हुई, 1 और 4 के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं हुई? भैया होती है, 1 और 6 में भी होगी, 1 और 4 में भी होगी, 1 और 3 में, लेकिन वो स्टेबिलिटी, कि जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, है ना, हम उसी की बात करते हैं। तो 1 और 5 से जो है वो क्या होता है ना, कि ओवरऑल अभी आप देखोगे 6 मेंबर की रिंग बनती है, तो वो रेस्पेक्टिवली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो होगा ना, हम उसी की बात करेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये केवल इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसलिए हमें जो है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है, कि इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। वही बात है कि भैया ये बोला गया कि इसका एक जो OH है, कौन सा OH है, 5 नंबर का OH है, वो जो है वो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा, और साइक्लिक हेमीएसिटेल, ये देखो हेमीएसिटेल क्या होता है कि एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों के दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, तो इसको हेमीएसिटेल बोलते हैं। और यहां पर क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, देखो जरा, ये साइक्लिक रिंग बन गई ना एक, कि 1 2 3 4 5, एंड ये छठा मेंबर कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो ये एक रिंग बन गई टोटल 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हेमीएसिटेल। क्यों? क्योंकि भैया इस कार्बन पर देखो, 1 नंबर कार्बन पर इस पर OH भी है, और ये वाला क्या है, O, और ये कार्बन OR है ना, तो OH और OR दोनों है, इसलिए साइक्लिक हेमीएसिटेल इसको हम बोलेंगे। CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose form a 6-membered ring in which OH at C5, देख लो 5 नंबर कार्बन का जो OH है वो, है ना, is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि जो CHO ग्रुप है ना, वो वास्तव में absent है। absent होने का मतलब वो CHO के फॉर्म में है ही नहीं, वो तो रिएक्शन कर चुका है, वो तो हेमीएसिटेल बना चुका है। ठीक है, आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स एज शोन बिलो, तो दो जो है वो अपने पास इसके फॉर्म हो गए, तो इन दोनों फॉर्म में जो ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस होता है ना। ये अल्फा डी है, ये बीटा डी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कितना है, 419 केल्विन, और बीटा डी का कितना है, 423 है। दीज टू साइक्लिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्लियर है बात? फिर देखो आगे क्या लिख रखा है, द टू साइक्लिक हेमिस्ट्रल forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1। कि भैया ये जो OH का पोजीशन है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का पोजीशन केवल इस पोजीशन में ही डिफरेंस है इनमें, बाकी कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो केवल यही डिफरेंस है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और दोनों एक दूसरे क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के जो है वो आप बोल सकते हो, तो बस केवल जो है वो OH की पोजीशन में ही डिफरेंस है। OH कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है या RHS की तरफ है तो अल्फा बोल दो, और बाईं तरफ है तो इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। और ये है अपने पास क्या, एनोमर्स। ठीक है, अब देखो एक दो छोटे छोटे टर्म्स है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। एनोमर हमने पढ़ा, एक होता है भैया एपीमर। ठीक है, तो एपीमर्स क्या होते हैं, देखो जरा, कि यहां पर मैं बोलूंगा डाइस्टीरियोमर्स, ये आप लिख लेना साइड में, है ना, कहीं पर चिट विट लगा के लिख लेना, डाइस्टीरियोमर्स which is differ only in configuration
ऑफ, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स विच इज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन किरेल कार्बन, वन किरेल कार्बन, ठीक है, आर नॉन एज एपीमर्स, नॉन एज एपीमर्स, ठीक है। भैया देखो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, तो जो मिरर इमेज नहीं होते, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होती है, लेकिन जो है वो मिरर इमेज नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं हम, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स है ना, विच इज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन किरेल कार्बन, है ना, कोई भी एक कायरल कार्बन होता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं, है ना। कैसे समझ, ये स्ट्रक्चर है अपने पास, CHO H OH, ये है OH H H OH H OH, ये है अपने पास डी ग्लूकोज, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज डी ग्लूकोज, ठीक है। एक हमारे पास कंपाउंड है भैया सेम टू सेम, CHO, सेम कंपाउंड है ना, CH2OH, OH H, यहाँ आया OH H H OH H OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। भैया जी देखो इसमें 2 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो, 2 नंबर कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 नंबर का जो है वो देखो ग्लूकोज में तो OH जो है वो 2 नंबर का किस तरफ है, इस तरफ है, RHS में, यहाँ 2 नंबर का, बाकी सारे सेम है, बाकी सारे OH जो है वो एज इट इज है जैसा कि ग्लूकोज में है, बस 2 नंबर में OH जो है वो क्या है, राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में है, इसको हम बोलते हैं मेनोज, दिस इज डी मेनोज, डी मेनोज आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। डी क्यों, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन का जो OH है ना वो किधर है, वो इस तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो डी मेनोज आप इसको बोल सकते हो। फिर एक और देखना जरा कंपाउंड अपने पास, CHO, यहां है CH2OH, ये है H OH OH H H OH, और ये है H OH। अब केवल और केवल जो है वो 4 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमें बदलना है यहाँ पर, तो 4 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मैं बदलूंगा, पूरा ही गड़बड़ हो गया। देखो कि कंडीशन ऐसी है, CHO, ये है H OH OH H, 1 2 3 एंड 4, 4 में OH H H OH एंड CH2OH, 4 5 एंड 6। आप देखो 4 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, अलग है ना, और इसको हम बोलते हैं डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। देखो ग्लूकोज में 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा, इन सब में 2 फॉर्म होंगे, अल्फा और बीटा, क्यों, क्योंकि वही 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन का फॉर्म क्या होगा, 5 नंबर कार्बन के बीच में रिएक्शन होगी, अल्फा और बीटा, तो जिसका भी अल्फा बीटा बन रहा है ना, अल्फा बीटा तो आपस में क्या होंगे, एपीमर। अब अगर इन तीनों की बात करें तो ये दोनों जो है ना, सॉरी अल्फा बीटा तो आपस में क्या होंगे, एनोमर होंगे, और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों होंगे एपीमर, है ना। और जैसे 2 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो इनको हम बोलते हैं C2 एपीमर, ठीक है, तो ये तो है क्या, C2 एपीमर। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर C4 एपीमर, ठीक है। तो C4 एपीमर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज तो क्या होते हैं, C4 एपीमर होते हैं। कहां डिफरेंस होता है, 4 नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। जबकि आप ये देखोगे कि हमारे पास जो है वो ये मतलब ग्लूकोज और मेनोज क्या होते हैं, C2 एपीमर, 2 नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ये तो एपीमर। एनोमर में क्या होगा, एनोमर में भी जो 1 नंबर कार्बन, जो कार्बोनिल का कार्बन है ना, उसमें OH की पोजीशन डिफरेंट होगी। यहां पर कार्बोनिल का कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, देखो जरा, सब में कार्बोनिल का कार्बन क्या है, फ्री है। ये डिफरेंस है एनोमर और एपीमर में, कि वहां पर कार्बोनिल का कार्बन इन्वॉल्व है और वहां पर बाकी सारे कार्बन जो है वो सेम रहेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और OH जो है वो डिफरेंट है, इसमें जो किसी एक कायरल कार्बन का, कार्बोनिल के अलावा किसी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। तो ये है अपने पास एक तो एपीमर, ठीक है भैया, एपीमर हो गया। अब वापस से आते हैं, एक देखो वर्ड है अपने पास, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। देखो जी, म्यूटा रोटेशन जो है वो क्या होता है ना, तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, म्यूटा रोटेशन में द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन
है ना, विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है, कि भैया जी टाइम के साथ साथ ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने जो डी ग्लूकोज ले रखा है, अब डी ग्लूकोज अल्फा और बीटा के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, है ना, या अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में एक चीज बता देता हूं, इसका जो रोटेशनल एंगल है ना वो होता है +119 डिग्री, ठीक है, ये इसका थीटा रोटेशनल एंगल जो है वो कितना होता है, +119, प्लस का मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और 119 डिग्री होता है। जबकि ये जो है अपने पास, है ना, 119, एक मिनट, 119 या 117, एक बार चेक कर लेता हूं मैं ना, 119 नहीं, 112 के आसपास होता है, चलो 112, वैसे 112.2 के आसपास होता है, लेकिन 112 मान लेते हैं। और इधर बीटा डी ग्लूकोज का जो है ना, इसका थीटा होता है प्लस का 18.5, है ना, डिग्री। तो ये हमारे पास है कि भाई इसका ऑप्टिकल रोटेशन तो होता है प्लस का 18.5, इसका होता है कितना, ऑलमोस्ट 112। अब होगा ये कि टाइम के साथ साथ जो है वो ये तो कम होगा और टाइम के साथ साथ ये बढ़ेगा और थीटा जो है वो 52.5 पर आके रुक जाएगा। 52.5 जैसे ही आएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा और इसके बाद में रोटेशनल एंगल चेंज होना बंद हो जाएगा। तो ये जो टाइम के साथ साथ रोटेशनल एंगल चेंज हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हमारे पास जो है ना, ये है भैया जी 112 डिग्री, ठीक है, थीटा, और यहां पर है अपने पास कितना, 18.7 या 18.5, है ना, 18.5 या 18.7 जो बोल सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये जो है वो अपने पास लेवल है कौन सा, 57, है ना, या जो है 52.5 का, ये है +52.5। ये तो टाइम के साथ साथ कम होगा, ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा, और इस टाइम पर जो आके यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ पर जो ये टाइम टी है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम जो किस पर आया, 52.5 पर इक्विलिब्रियम आया। तो टाइम के साथ साथ इस तरीके से ऑप्टिकल रोटेशन का क्या होना, बदलना, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ऑलमोस्ट सारे मोनोसेक्राइड म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, ग्लूकोज भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। ये एक दो पॉइंट थे, हालांकि एनसीईआरटी से जो है वो अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो कई बार इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब ये हुई हमारे पास एक बात ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेकर, है ना, एनोमर हमने समझ लिया, एपीमर समझ लिया, और इसके अलावा जो है वो हमने क्या देख लिया कि भाई ये एक तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, वही बात है, द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, ये पिछले का जो वो अटैच है, एनोमर जो हमने पढ़ा था ना, उसी का पार्ट है कि भाई जो 1 नंबर कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और 1 नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये देखो जरा, कि इनको क्या बोलते हैं हम, ये रहा, ठीक है ना, कि द 2 साइक्लिक हेमी एसिटाइल फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो ये एनोमेरिक कार्बन के बारे में हो गया, फिर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये जो है वो बोल रहा है कि भाई द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, हावर्थ फॉर्मूला, ठीक है ना, तो हावर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये हमें देखना है, हावर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी देखना कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज देखा था, ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा था OH और ये है H, ठीक है, ये हमारे पास H OH, ये आया OH H H OH, ठीक है, और यहाँ पर H, ये ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर है CH2OH, ये है भैया जी अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। और साथ में अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाऊंगा तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में केवल यहाँ डिफरेंस होता है, जो OH होता है 1 नंबर कार्बन का, वहाँ डिफरेंस होता है, बाकी सारे एज इट इज रहते हैं, H OH OH H H OH, और यहाँ आया H, ये ऑक्सीजन है, और ये है CH2OH, ये है क्या, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है अल्फा डी और बीटा डी की, ठीक है ना। अब देखना है कि यार साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में हम बनाए तो थोड़ा सा जो वो अजीब लगता है, समझने में भी दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं, इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाते हैं, और हावर्थ फॉर्मूला ग्लूकोज का बेस्ड होता है पायरीन पर,
दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज पायरीन स्ट्रक्चर, इसको पायरीन बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का हावर्थ फॉर्मूला किस पर बेस्ड होता है, पायरीन की स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। अब कैसे बनेगा पायरीन की स्ट्रक्चर पर बेस्ड, क्या है ये, तो ये समझते हैं। हावर्थ ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। देखो पायरीन में क्या है कि टोटल 5 मेंबर है ना, और एक मेंबर कौन है, ऑक्सीजन, तो टोटल 6 मेंबर की क्या है यहाँ पर रिंग है। 6 में से 5 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। यहां पर भी ऐसा ही है, ध्यान से देखो जरा कि 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 तो कार्बन हो गए, एक मेंबर का कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसलिए ये ओवरऑल जो है वो क्या है ना कि किससे मैच करता है, ये पायरीन से मैच करता है, इसलिए पायरीन पर बेस्ड है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये 5 और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो पायरीन पर बेस्ड। अब करना क्या है आपको, देखो इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाने के लिए ये इस तरीके से आपको बनाना है। टोटल 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन को मिलाकर टोटल 6 मेंबर की रिंग बनानी है। और आपको क्या करना है कि जिसका भी, यही नहीं, नॉट ओनली फॉर, दिस इज नॉट ओनली फॉर ग्लूकोज, है ना, ये सब पर लागू होगा, सब पर। जिसका भी आपको हावर्थ फॉर्मूला बनाना, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे ग्लैक्टोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, मेनोज हो, किसी का भी बनाना है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि भैया जो भी चीजें, जो भी सारी चीजें इस तरफ है, एलएचएस साइड में जो भी है ना, उन सबको रखोगे अप साइड, ये अप, और जो भी आरएचएस में है इन सबको रखोगे डाउन साइड, है ना, ये ध्यान में रखना है। यहां पर भी ऐसा ही है कि भैया एलएचएस साइड में जो भी है, इस तरफ जो भी है, इनको रखो अप साइड और इन सबको रखोगे किधर, डाउन साइड, ठीक है ना। जैसे कि मैं दोनों एक साथ बना देता हूं, इधर देखना कि हमारे पास ये है ना, तो सबसे पहले जो हमने रिंग बनाई टोटल 6 मेंबर की, और रिंग के हर एक कार्बन पर इस तरीके से आपको क्या करने हैं, ग्रुप जोड़ने हैं। यहां पर भी जो आपको क्या करने हैं, ग्रुप जोड़ने हैं। तो मैंने कहा कि इस तरफ जितने भी है वो सारे ऊपर की तरफ रखोगे, तो यहां पर H आया, यहां पर क्या आया, OH आया, फिर इधर H आया, यहां पर क्या आया, OH आया, फिर यहां पर OH आया, यहां पर क्या आएगा, H आएगा, फिर यहां पर H है, यहां पर OH है, और लास्ट में ध्यान रखना जो लास्ट कायरल कार्बन है ना, उस पर हमेशा CH2OH होगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। तो CH2OH को हमेशा ऊपर की तरफ रखोगे, चाहे कहीं पर भी लिखा हो, तो ये लास्ट में CH2OH है ना, इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखो। और इस कार्बन पर देखो, एक तो क्या है, CH2OH है, एक H है, तो CH2OH को ऊपर और H को नीचे। ये हमारे पास, अब नंबरिंग कर दो, देखो 1, ये 2, ये वाला कार्बन हो गया 3, ये वाला कार्बन 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये है भैया अल्फा डी ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ फॉर्मूला। और यहां पर आते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही, इस तरफ जितने भी सारे ऊपर की तरफ OH H, फिर जो है वो H, फिर आया OH, फिर इस पर जो है वो तीसरा कार्बन अपने पास यहां आएगा OH और ये H, चौथे कार्बन में H और ये OH, और लास्ट वाला हमेशा CH2OH किधर रखोगे, ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया भैया बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे ही आपको ग्लूकोज का क्या बनाना है, हावर्थ फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से देख लो जरा कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये देखो OH और ये H और OH, एक नंबर कार्बन पर इस तरफ जितने भी है ये सारे ऊपर की तरफ रखे हैं। ये देखो जरा इस तरफ, उस तरफ जितने भी है OH है, फिर H है, फिर OH है ना, यहाँ H H OH H, और लास्ट में CH2OH हमेशा किधर, ऊपर की तरफ रखना है। सेम टू सेम ये बीटा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के देगा, बोलेगा इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाओ। तो हावर्थ फॉर्मूले का रूल यही है कि जो भी लेफ्ट साइड में है ना उसको अप साइड रखो, और राइट साइड में जो भी उसको किधर रखोगे, डाउन साइड रखोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हावर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखो क्या कह रहा है कि द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। कि भैया ये जो है ना 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या फिर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पायरेनोज? क्योंकि ये पायरीन पर बेस्ड है। पायरीन में जैसे टोटल रिंग में 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक ऐसे ही इसमें भी रिंग में 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन है। इन एनालॉजी विथ पायरेन, क्योंकि ये पायरीन के जैसा है। पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। तो भैया इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये ज्यादा ठीक रहता है, पढ़ने के लिए आसानी होती है, ज्यादा सही ऐसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि भैया देखो ये सारे के सारे जो है ना अपने पास एक रिंग, वास्तव में रिंग को जो है वो हम देखेंगे तो वास्तव में ये ऐसा लगेगा इस तरह के, ये केवल समझने के लिए कि भाई 1 और 5 के बीच में रिएक्शन हुई होगी, है ना। तो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में हमने पूरा कंप्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिया है। फ्रक्टोज भी हम आज की ही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और देखो जरा कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, वही C6H12O6 होता है।
है ना। और रिएक्शन से जो है वो जितनी भी रिएक्शन हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए जो रिएक्शंस पढ़ी थी ना, उन्हीं सब रिएक्शन से हमें फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर का भी पता चलता है। उनमें से ही कि फ्रक्टोज जो है वो क्या है, एक कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज शुगर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मीठा होता है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रूट्स है ना, शहद है, इन सब में फ्रक्टोज जो है वो आपको मिलता है ना। प्योर फॉर्म में भी मिल सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, डायरेक्टली भी इसको आप काम में, जैसे शहद को हम डायरेक्टली मीठे के तौर पर काम में लेते हैं ना, तो फ्रक्टोज को डायरेक्टली आप मीठे के तौर पर काम में ले सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। पहली बात तो फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, कीटोन ग्रुप होता है, 2 नंबर कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है ना। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, किसका, जैसे हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया था तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला था, है ना। तो सुक्रोज, जैसे ये लिख रखा सुक्रोज, इट इज ए नेचुरल मोनोसेक्राइड फाउंड इन फ्रूट, फलों में मिलेगा आपको, शहद में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज स्वीटनर, है ना। प्योर फॉर्म में मिलता है तो इसको आप डायरेक्टली जो है स्वीटनर के रूप में, मीठे के रूप में काम में ले सकते हो। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ये कीटोहेक्सोज है, तो इसमें जो ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। फिर आते हैं देखो डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर वही बात कि जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हमने करी थी अलग अलग रिएक्शन से, वैसे ही फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे निकल के आती है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज रहेगी। यहाँ आएगा OH H, ये H OH H OH, और ये आएगा CH2OH। ये है भैया 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान रखना क्या है, ये एक कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज शुगर है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना, अच्छा मैंने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो पिछली क्लास में बताई थी, है ना। तो ये भी एक क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एक, कि यार फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। फ्रक्टोज में तो कीटोन होता है, और कीटोन जो है वो हमें पता है टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता नहीं है। टोलेन रिएजेंट को कीटोन थोड़ी ना रिड्यूस करता, वो तो एल्डिहाइड होता है जो कि टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करता है ना, कीटोन थोड़ी ना करता है। तो फिर फ्रक्टोज जो है ना वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, ये अभी हम समझेंगे कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, जबकि फ्रक्टोज में तो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है, ठीक है। ये समझेंगे। कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है भैया, कायरल कार्बन देखो कितने हैं, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 3 है। टोटल OI, टोटल OI कितने बनेंगे इसमें, तो टोटल OI 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, तो कितने बन गए, 8। तो फ्रक्टोज के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ना वो ये वाला ही होता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, डी फ्रक्टोज। ये है भैया अपने पास क्या, डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये भी फ्रक्टोज जो है ना वो ओवरऑल लिवोरोटेटरी होता है। फ्रक्टोज जो है वो ओवरऑल कैसा होता है, लिवोरोटेटरी होता है। जैसे ग्लूकोज, डी ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज जो है वो कैसा होता है, लिवोरोटेटरी होता है, ठीक है ना। अब सारी चीजें जो है इसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं कि फ्रक्टोज आल्सो हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 and 6 carbon in straight chain as in the case of glucose. It belongs to D series, वो D है क्यों, क्योंकि लास्ट का जो कायरल कार्बन का OH है वो इस तरफ है, ठीक है ना। एंड लिवोरोटेटरी कंपाउंड, इट इज अप्रोक्सीमेटली appropriately written as D fructose, its open chain structure is shown। ये D fructose की क्या हो गई, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। वही बात है कि भाई बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिनसे पता चलता है कि फ्रक्टोज जो है वो इस फॉर्म में नहीं रहता, फ्रक्टोज भी अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाएगा, तो इसके लिए फ्रक्टोज का जो 2 नंबर कार्बन है, जो कार्बोनिल का कार्बन है वो, और 5 नंबर कार्बन के बीच में इंटरेक्शन होगा। और कैसे होगा इंटरेक्शन, तो वही बात है कि जैसे ये 2 नंबर कार्बन है ना, और ये 5 का OH, तो इसका H यहाँ पर, ये दोनों जो है बीच में ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। एक तो देखना ये वाली CH2OH, और ये OH है ना, ये 1 ये 2, ये OH आया, H आया, H आया, OH, ये H, इन दोनों के बीच में जो है इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो गई। एक तो ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक फ्रक्टोज की इसी तरीके की स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। यहाँ आएगा CH2OH, है ना,
ये OH है, ये H है, ये H है, OH है, ये H, और एक ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। वही बात देखो जरा कि OH ग्रुप अगर इस तरफ है, OH जो है वो RHS में है, तब तो इसको बोल देंगे अल्फा। OH अगर इस तरफ है तो इसको बोल देंगे बीटा। तो ये तो है अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है, और ये वाला है क्या, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, एक तो अल्फा डी फ्रक्टोज, एक बीटा डी फ्रक्टोज। वो ये कि यार इस तरीके की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, तो इसको हम हावर्थ फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। और फ्रक्टोज का हावर्थ फार्मूला इस कंपाउंड पर बेस्ड है, फ्यूरान पर बेस्ड है, इसलिए फ्रक्टोज को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। जैसे वो क्या था, वो पायरेनोज स्ट्रक्चर थी, ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है क्योंकि फ्यूरान के सिमिलर है, इस पर बेस्ड है। क्या है इसमें देखो जरा, 1 2 3 4, चार तो रिंग है, चार तो कार्बन है रिंग में, और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी ऐसा ही, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन है। तो वही बात कि भाई अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो हो इसको 5 मेंबर की रिंग बनाओगे। और क्या कहा था अभी कि यार जो भी सारी चीजें लेफ्ट साइड में है, इधर वाले सारे के सारे ऊपर की तरफ रखो, इधर वाले सारे के सारे नीचे की तरफ रखो। इसमें भी इधर वाले सारे के सारे ऊपर की तरफ, और इधर वाले सारे के सारे किधर रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे। यही काम करना है हमें। तो यहां देखना जरा कि ये आया क्या, CH2OH, यहां आएगा OH, यहां आएगा OH, यह आएगा H, ये H, ये OH, और लास्ट का जो CH2OH है ये तो हमेशा किधर रखोगे, ऊपर ही रखोगे, है ना। ये कंडीशन यहां पर भी ऐसा ही है, इधर वाले सारे ऊपर रखो, OH, CH2OH, OH, H, H, OH, और लास्ट में जो CH2OH और ये H, ये लो जी, ऐसी कंडीशन आएगी। ये है अल्फा, ये कैसा है, ये है बीटा, बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, देख लो जरा, अल्फा और ये है बीटा। तो ये हावर्थ फॉर्मूला बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार चेक कर लेते क्या लिखा है इसके बारे में। तो ये जो है वो यहाँ तक तो हमने देखा ही। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड डी फ्रक्टोज बाई एडिशन ऑफ OH ऑफ C5, कार्बन नंबर 5 का OH और 2 नंबर का कार्बोनिल ग्रुप, इनके बीच में रिएक्शन होगी। The ring thus formed is a 5-membered ring and it is named as furanose, इसको furanose बोलते हैं, with analogy to the compound furan। ये फ्यूरेन के जो है वो जैसा है, इसलिए इसको हम furanose बोलते हैं। Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atom। टोटल जो 5 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, 4 इसमें कार्बन होते हैं ना। फिर आगे देखो ये दे रखा है कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। ये दोनों भी आपस में क्या होता है, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स में एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि एनोमर में क्या होगा, जो कार्बोनिल का कार्बन होगा ना, वहां उस पर डिफरेंस होगा। कार्बोनिल का कार्बन हेमी एसिटाइल में कन्वर्ट होगा, और फिर उस पर जो ग्रुप जुड़े होंगे ना, वहां पर डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो आर रिप्रेजेंटेड हावर्थ फॉर्मूला एज, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये था भैया फ्रक्टोज। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर कि फ्रक्टोज जो है वो आखिर क्यों एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। तो देखो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिखता हूं, वाई फ्रक्टोज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, डिस्पाइट इट हैज कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि भैया ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है। हमें पता है कि यार केवल एल्डिहाइड ही होते हैं रिड्यूसिंग, है ना, जिनमें CHO ग्रुप होता है, खाली वो ही टोलेन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। यहां तो कीटोन है, फिर ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। जैसे ग्लूकोज था, उसमें एल्डिहाइड था, वो रिड्यूसिंग हम मान लिया। फ्रक्टोज क्यों है भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्रक्टोज का जो आप CHO ग्रुप या फ्रक्टोज का CO ग्रुप देख रहे हो ना, है ना, बिकॉज CO ग्रुप, है ना, या इसको यू लिखो कि जो अपने पास CH2OH है ना, फ्रक्टोज का 1 नंबर, बिकॉज CH2OH, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू CHO CHOH ग्रुप
इन बेसिक मीडियम। भैया एक चीज मैं बता दूं आपको, ये पहले भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बात हो चुकी है कि टोलेन रिएजेंट हो, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो, चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, इन सब में मीडियम होता है बेसिक। तो जैसे ये सारी चीजें मिलाते हो तो वास्तव में ये वाला जो ग्रुप है ना अपने पास फ्रक्टोज का, कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले ग्रुप में जो कि ग्लूकोज के जैसा है। अब इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ ये भी हम देख लेते हैं। तो भाई देखो जरा कि बेसिक मीडियम में क्या होगा ना कि हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, अभी ये ग्रुप है ना, और ये वाला कार्बन कैसा है, ये अल्फा कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हमें पता है एसिडिक नेचर का है, हालांकि ये हाइड्रोजन भी एसिडिक नेचर का है ना, ये ज्यादा एसिडिक है जबकि, है ना, लेकिन ये वाला भी एसिडिक नेचर का है। और ये ठीक ठाक एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां से जैसे ही बेसिक मीडियम में ये H+ रिलीज होगा तो पीछे जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा ना वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। देखो जरा डबल सिंगल नेगेटिव, तो इसमें रेजोनेंस चलेगा, और रेजोनेंस चला तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास ऐसी बन रही है। यहां आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा O-, और ये जो है वो अपने पास 1 2 3 और 4, ये आया भैया जी क्या, OH। देख लो जरा इस तरह की कंडीशन आई है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया ये जो है कंपाउंड अपने पास देखो कि इसमें जो है वो टोटोमराइजेशन हो सकती है, तो इसमें टोटोमराइजेशन होगी कैसे, ये इसमें जो वो टोटोमराइजेशन होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है ना, अनस्टेबल कंडीशन होती है, टोटोमराइज होगा। टोटोमराइज कैसे होगा कि ये वाला हाइड्रोजन तो इधर, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी CH, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ आया CH और ये O-, और क्योंकि हमारे पास जो अभी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ था तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये वाला ऑक्सीजन जो वापस से क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप प्रोटोनेटेड इसको करवा दोगे तो ये कंपाउंड इसमें बदल जाता है CH और ये OH। देख लो जरा, और CHO ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, जो कीटोनिक था ना, कीटोन जो CO ग्रुप था, इसकी वजह से जो 1 नंबर कार्बन का जो CH2OH है ना, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक मीडियम में, और एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो अब जैसे टोलेन रिएजेंट वगैरह वो सारे उन सबके साथ रिएक्शन होकर ये क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आगे जो है वो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। उम्मीद करते हैं मेरी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था आज का लेक्चर, तो मोनोसेक्राइड यहीं पर हमने खत्म कर दिया। देखो हमने यहाँ पर जो है ना ग्लैक्टोज के बारे में भी पढ़ लिया, ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों एपिमर होते हैं, C4 एपिमर होते हैं। ग्लैक्टोज अभी डाइसेक्राइड में काम में आएगा जब हम लैक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये था, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम मतलब कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे और एमिनो एसिड भी स्टार्ट कर देंगे, एमिनो एसिड प्रोटीन ये भी हम, आप ये मानो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 3 से 4 लेक्चर का NCERT का ये टॉपिक रहेगा। NCERT की हर एक लाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।